हेलो, वेलकम माय फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है, तो आज हम देखेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तीसरे लेक्चर के देखेंगे। और यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे और चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। क्या है? विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन ए कंट्री स्कूल मास्टर। यानी कि ऐसा कौन सा ऑथर है जिसने जॉन विलियम शेक्सपियर को क्या कहा था? स्कूल मास्टर कहा था, यानी कंट्री स्कूल मास्टर कहा था। तो ये कंट्री स्कूल मास्टर कहते हैं, तो वो कौन है आपके? तो यहाँ पर आप बताएंगे राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्त, जल्दी जल्दी बताइए। तो ए, बी, सी और डी इनमें से कोई भी एक बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्त आपका क्वेश्चन आ चुका है। राइट ऑप्शन विल बी आपका क्या होगा? वी होगा। क्या होगा? वी होगा। यानी कि जॉन एवरी 1626 से लेकर के 1697 के बीच में बताया था इन्होंने। तो यहाँ से देखेंगे आप, ये दिए है जॉन ऑवरी ए 17th सेंचुरी इंग्लिश राइटर रिपोर्टर दैट शेक्सपियर हैड वर्कड एज ए कंट्री स्कूल मास्टर ड्यूरिंग हिज अर्ली अनकन्वेंटेड ईयर्स ऑफन कॉल्ड द लोस्ट ईयर। इन्होंने ही लोस्ट ईयर को भी कहा था। यानी कि जॉन ऑबरी ने कहा था कि शेक्सपियर अपने शुरुआती वर्षों में एक गांव के स्कूल में शिक्षक रहे थे। यह समय उनके जीवन के लोस्ट ईयर्स कहलाते हैं। क्या थे? शिक्षक के रूप में काम किया था, यानी स्कूल मास्टर, कंट्री स्कूल मास्टर के नाम से जाना जाता था इन्हें। तो ये आपके जॉन ऑबरी थे। कौन थे? जॉन ऑबरी। तो शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन, यानी कि लंदन को शेक्सपियर ने किस सन में छोड़ दिया था? यानी कि 1587 है या 1588 है, 1589 है या फिर 1590 है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे जल्दी से, आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? तो यहाँ से देखेंगे राइट ऑप्शन विल बी ए होगा। यानी कि यदि आपका 1597 यानी 1587, ये वाला 1587 जो है आपका राइट ऑप्शन होगा। तो चलते हैं हम लोग दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी कि ये दिया है, माना जाता है कि शेक्सपियर 1587 में स्टैटफोर्ड से लंदन चले गए थे। यानी जो स्टैटफोर्ड था वहाँ से कहाँ चले गए? लंदन चले गए थे, ताकि वे थिएटर में कैरियर बना सकें। कहाँ? थिएटर में कैरियर बना सकें। तो दोस्त अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सॉरी, क्या है? रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइन इट। यानी कि जब ये शेक्सपियर जो लंदन गए थे 1587 में, तो इन्होंने किस कंपनी को ज्वाइन किया था? वर्वेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, जॉब इन ए स्कूल, ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी बीट्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है आपका राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर दोस्त राइट ऑप्शन विल बी ए। राइट ऑप्शन विल बी ए, यानी वर्वेज कंपनी ऑफ एक्टर्स को इन्होंने ज्वाइन किया था, जहाँ से इनका कैरियर शुरू हुआ। यानी शेक्सपियर ज्वाइंड द एक्टिंग कंपनी रन बाय जेम्स वर्वेज, वन ऑफ द लीडिंग थिएटर फिगर ऑफ द टाइम। यानी शेक्सपियर ने लंदन पहुंचने के बाद जेम्स वर्वेज के एक्टिंग ग्रुप में काम करना शुरू किया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं ऑन अगस्त 11 1596 वन ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11। यानी कि शेक्सपियर का 11 वर्ष की उम्र में एक बच्चे का जन्म हो गया था। उस बच्चे का नाम क्या था? हैमनेट, जूडिथ, सुसैना या फिर नन, कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है, वो होने वाला है ए। क्या है? ए, यानी हैमनेट था। कौन था? हैमनेट था। तो देखिए ये है, ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे आप क्या है। बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन ए सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर। यानी वो कौन सा दौर था जब विलियम शेक्सपियर ने अपने कैरियर के लिए, यानी कि लंदन में अपना जो था कैरियर शुरू किया था, यानी सक्सेसफुल कैरियर माना जाता है। वो उस टाइम पीरियड क्या था आपका?
1585 से 92 के बीच, या फिर 1597 से 1583 के बीच, 1579 से यानी 1579 to 87 है, या फिर 1580 एंड 1591 के बीच का था। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो होने वाला है दोस्त, ए होने वाला है। क्या होने वाला है? ए होने वाला है, यानी कि 1585 से लेकर 1592 का जो समय था वो शेक्सपियर के बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल करियर में माना जाता है उस टाइम पीरियड को। तो यहाँ पर ए था आपका राइट ऑप्शन। यानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंफर्म दैट शेक्सपियर हैड स्टार्टेड वर्किंग इन लंदन थिएटर बाई 1592। यानी कि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार शेक्सपियर 1592 तक लंदन में एक सफल अभिनेता के रूप में कार्यरत थे। अगला देखेंगे आप लोग, विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर यानी कि लाइफ इज रेफर्ड ए लोस्ट ईयर वाई स्कॉलर्स किसके यानी कि बाई स्कॉलर्स द्वारा बताया गया था। तो यहाँ पर वो समय पीरियड क्या था, 1580 से आपका 92 के बीच का था, या 1582 से 1592 के बीच, या 1580 से 1585 के बीच, या 1585 से 1592 के बीच। यानी कि तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्त, बताइए क्या होने वाला है? तो वो होने वाला है डी। क्या होगा आपका राइट ऑप्शन? विल बी डी, यानी बिटवीन 1585 टू 1592 के बीच का समय पीरियड था। तो देखेंगे ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, नहीं विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम। यानी कि शेक्सपियर का कौन से प्ले के साथ में पहली बार ऑथर के रूप में जोड़ा था, यानी कि ऑथर बोला गया था शेक्सपियर को। तो कौन सा ऐसा प्ले था जिसके साथ उनको क्या बोला गया था? ऑथर बोला गया था, लेखक बोला गया था। तो आपका बताएंगे यहाँ पर कौन सा होगा ऑप्शन। देखिए तो यहाँ पर देखो आपका जो राइट ऑप्शन विल बी ए। क्या होगा आपका? ए होगा। नहीं लव्स लेवर लॉस्ट, यानी वो जो नाम था वो लव्स लेवर लॉस्ट था। ठीक है, तो इसके बाद में अगला चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, यानी व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस। यानी कि शेक्सपियर ने अपने प्लेस को कब लिखना शुरू किया था। तो यहाँ पर आपका देखेंगे कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन होने वाला है, बताएंगे, देखें जल्दी से। 15th एंड 16th सेंचुरी, या फिर 14th एंड 15th सेंचुरी, या फिर 16th एंड 17th सेंचुरी, या फिर 17th एंड 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर आपको आंसर भी दिख ही रहा था। तो ये राइट ऑप्शन विल बी जो होने वाला है वो है आपका सी, यानी 16th एंड 17th सेंचुरी में विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले को सबसे ज़्यादा लिखा था। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग। अगला है, What was the theatre in London that शेक्सपियर was associated with। यानी कि शेक्सपियर ने कौन से थिएटर को एसोसिएट किया था लंदन में, तो उसका नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो होने वाला है, क्या होने वाला है दोस्त, बताइए जल्दी से। तो फ्रेंड्स आपका डी ऑप्शन, यानी कि द ग्लोब। क्या होगा? द ग्लोब थिएटर को इन्होंने एसोसिएट किया था लंदन के अंदर। तो ये डी ऑप्शन है, और यहीं पे इनके प्ले भी ज़्यादातर परफॉर्म हुए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज was owned by शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। यानी कि ऐसा वो कौन सा कंपनी थी और वो थिएटर था जिसमें शेक्सपियर क्या थे, ऑनर थे, और उनके खुद के मास्टरपीस को परफॉर्म किया गया था, वहाँ पर रिलीज़ किया गया था। तो वो कौन सा प्ले था, तो उसका वो थिएटर था, उसका नाम क्या था। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन विल बी वी होगा, यानी कि वो कौन सा था, ग्लोब थिएटर, द ग्लोब, और कोई सा नहीं, द ग्लोब था, पर वी होने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्त। क्या है, शेक्सपियर परचेज्ड शेयर्स इन द ग्लोब थिएटर इन। यानी कि ग्लोब थिएटर में शेक्सपियर ने जो शेयर्स खरीदे थे 1/10, तो वो कौन से ईयर में लिए खरीदे थे, बताएंगे। 1597 में, या 98, 99, या फिर 1600 में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी आपका सी होगा दोस्त, यानी 1599 में उन्होंने ग्लोब थिएटर के शेयर्स को खरीदा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर
पार्टली ऑनेड। तो वो कौन सी कंपनी थी जिसके विलियम शेक्सपियर पार्टली ऑनर्ड थे? तो यहाँ पर द लंदन थिएटर था, या स्टैटफोर्ड थिएटर था, या फिर द क्वींस ट्रॉप था, या फिर लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन था। तो यहाँ पर आपको सभी को पता ही है, ये लॉर्ड चैम्बरलेन मैन्स ही था। ये डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1630? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा सरल, बहुत ही ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है आपका। तो 1613 में क्या हुआ था ग्लोब थिएटर के साथ में? तो ये क्या हो गया था? ये जल गया था। क्या हो गया था? इसमें आग लग गई थी। जब हेनरी 8 परफॉर्म किया जा रहा था, जब 1613 में, तो ये ग्लोब थिएटर था वो क्या हो गया था? जल गया था, यानी इट वेंट डाउन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी होगा। यानी कि 1613 में जो हेनरी 8 नाटक के प्रदर्शन के दौरान तोप के धुएं से, जो तोप का धुआं था उससे ग्लोब थिएटर जल कर नष्ट हो गया था, यानी तोप जो चलाई थी। तो हाउ इज सेम वैन मार्क 1919 टू 1993 कनेक्टेड विद शेक्सपियर? यानी कि वैन मार्क जो सैम वैन मार्क हैं वो 1919 से 1993 के बीच रहे थे। तो ये शेक्सपियर से कैसे कनेक्टेड हैं? नहीं, उनका शेक्सपियर से क्या कनेक्शन है? तो क्या हुआ था कि उसमें ही इज़ द ग्रेट, यानी कि ग्रैंडसन ऑफ शेक्सपियर, या फिर इट वाज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब इन नो वे बेस्ड ओवर, ही ऑनेड ऑल द पब्लिशिंग राइट्स। तो वो कैसे थे, यानी कि विलियम शेक्सपियर किस तरह से उनसे कनेक्टेड थे? तो कहने का मतलब है कि जो ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी तो उसको रीबिल्ड किया था उन्होंने, दोबारा से बनवाया था सेम वैन मार्क ने। तो इस प्रकार से वो कनेक्टेड थे। तो इसका मतलब है यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? वी होगा, यानी इट वाज हिज विजन टू रीबिल्ड द ग्लोब, यानी रीबिल्ड द ग्लोब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू? यानी कि शेक्सपियर कहाँ रिटायर हुए थे? तो शेक्सपियर स्टैटफोर्ड, यानी ऑन एवन या अपॉन एवन में ही वो रिटायर्ड हुए थे। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे, विच ऑफ दीज फ्रेज अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन? यानी ग्रेव स्टोन पे, जो ग्रेव स्टोन था उस पर शेक्सपियर के पर क्या लिखा हुआ था? बताएंगे यहाँ पर, जल्दी से बताएं फटाफट। तो यहाँ पर आप गैस करेंगे तो क्या होगा? तो राइट ऑप्शन विल बी आपका क्या होगा बेटा? सी होगा, यानी कि ये कास्ट विदा दैट मूव्स माई वॉन्स। देखो ये छोटा सा है, लास्ट का है ये, आपको पूरी जो पैरा है आपको आगे मिलेगा। ठीक है, पूरा पैरा मिलेगा आपको आगे बढ़ने को। सी ऑप्शन आपका राइट है। वीनस एंड एडोनिस इज ए पोएम वाई? ये किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही सरल, आपका आंसर भी नीचे दिख गया। तो इसका मतलब है ये आपका कौन है? विलियम शेक्सपियर है। कौन है? विलियम शेक्सपियर है ये इससे ज़रूर एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये आ गया आपका, यहाँ से देखो, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वेयर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कस्ड बी ही दैट मूव्स माई वोन्स। यानी कि इसमें शेक्सपियर की जो ये लाइनें हैं इसमें कहते हैं कि जो इन हमारी हड्डियों और यहाँ की डस्ट धूल कण या हमारे टॉम को कोई भी छुए या इनको हिलाने की कोशिश करे तो उन पर लानत आए, यानी उनको अभिशाप हो, और जो इनको ना छुए तो उनको क्या हो? यानी कि अभिशाप ना हो, यानी कि वो, तो यहाँ पर ये दिया है, यानी कि उनको प्रे कर रहे हैं और जो उनको हिला रहे हैं तो उनको कष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कष्ट कर रहे हैं उनको, यानी कि
अभिशाप दे रहे हैं, और जो वो उसको ना छुएगा वो उसको क्या कर रहा है, प्रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर है, ये कहाँ पर लिखी हुई है, तो सैम्बलेन में है या एज यू लाइक इट में है या फिर द टेम्पेस्ट या शेक्सपियर्स ग्रेव, या यहाँ पर ग्रेव ना लिख के यहाँ पर शेक्सपियर्स टॉम भी आ जाएगा। ज़्यादातर मोस्टली आपका टॉम आता है, क्या है, शेक्सपियर्स टॉम आता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी होने वाला है आपका डी होने वाला है। देखेंगे नीचे क्या है, ये कह रहा है ये पंक्तियां शेक्सपियर की समाधि पर खुदी हुई हैं जो उनकी कब्र की रक्षा के लिए लिखी गई थी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन यानी अवेंट गार्ड। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है कुछ टर्म वगैरह के हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका ये है जो अवेंट गार्ड होता है ना, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जब कुछ भी लिखेंगे आप, नया लिखें, कुछ नया इनोवेटिव करके, जो क्रिएटिव रूप से लिखते हैं, वही आपका अवेंट गार्ड कहलाता है। यानी ये टर्म उनके लिए यूज की जाती है जो कुछ नया इनोवेट यानी इनोवेशन करते हैं, इनोवेटिव रूप से लिखते हैं, न्यू राइटिंग, यानी कि कुछ नई राइटिंग को किसी इनोवेशन के रूप में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका अवेंट गार्ड कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है ये, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। तो यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या होती है वो बताएंगे आप। जैसे हम लोग कभी भी कुछ वर्क लिखते हैं, यानी कि कुछ वर्क लिखें या फिर कुछ बैठे हों और दिमाग के अंदर क्या होते हैं, अपने आप से स्वतः ही कुछ ना कुछ विचार चल रहे होते हैं। कभी आप देखे होंगे जब पढ़ने बैठते हैं तो कभी कहीं ना कहीं के विचार आ जाते हैं, कहीं ना कहीं के कुछ ना कुछ विचार आ जाते हैं। तो जब कोई राइटर या पोइट जो होते हैं, लेखक जो होता है, वो उन विचारों को, जो विचार उनके दिमाग में चल रहे हैं, उन विचारों को वो लिखता चला जाए, क्या करे, लिखता चला जाए, यानी लिख दे, उकेर दे, तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहलाती है। क्या होगी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहलाएगी। यानी कि जब हमारे अंदर, तो इसका मतलब है जो इनर थाउट होते हैं, यानी कि टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थाउट्स एंड फीलिंग्स, जो हमारे अंदर के विचार और हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, उनको हम, जो हमारे दिमाग में चल रही होती है, वो हमारे क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये है, नहीं, यह तकनीकी पात्र के मस्तिष्क में चल रहे विचारों और भावनाओं की निरंतरता को दर्शाती है। तो नेक्स्ट है, एनो अदर नेम फॉर वर्स लिब्रे इज, यानी वर्स लिब्रे का मतलब क्या होगा यहाँ, फ्री या फिर ओपन वर्स या ब्लैंक वर्स या फिर कार्टली वर्स या फिर आपका क्या होगा, नन ऑफ द एवर। देखो, वर्स लिब्रे का मतलब होता है फ्री वर्स या फिर ओपन वर्स। ओपन वर्स का मतलब इसमें ना ही तो आपकी राइम होगी और ना ही मीटर होगा। क्या चीज़, ना आपकी राइम होगी और ना ही मीटर होगा। आपका जो राइटर होगा या लेखक होगा वो बिल्कुल फ्री होगा लिखने के लिए, बिल्कुल फ्री होगा लिखने के लिए। उसे ना तो किसी ना तो उसे तुकबंदी मिलानी है और ना ही तो उसे मीटर सेट करना है। लाइन कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी हो सकती है, ये तो मीटर होगा। और लाइन का अंतिम अक्षर कुछ भी हो सकता है, वो मैच करे या ना करे, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका वो वर्स लिब्रे कहलाता है, या फिर फ्री या फिर ओपन वर्स कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका वर्स लिब्रे। फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है मुक्त छंद, यानी बिना निश्चित तुक और मीटर वाली कविता। यानी कि इसका मतलब वर्स लिब्रे इज द फ्रेंच टर्म फॉर फ्री वर्स, ए पोइटिक फ्रॉम विदाउट ए रेगुलर मीटर और राइम स्कीम। अगला देखो, इम्पोर्टेंट है ये भी, यानी कि ये सिजूरा इज ए इन ए लाइन, यानी कि लाइन के अंदर सिजूरा क्या होता है। देखो, पीजीटी में भी आया है और टीजीटी में भी आया है। तो लाइन के अंदर जो सिजूरा होता है मिड में, वो क्या कहलाता है आपका, तो उसका मतलब जो होता है, यानी पाउस या फिर स्लेवल या फिर स्टैंड या फिर एसेंट। तो सिजोरा का मतलब जो होता है एक पाउस होता है, यानी कि बीच में रोकना, ब्रेक लगाना। आपने देखा होगा किसी कॉमा के अंदर किसी पंक्चुएट करके, यानी पंक्चुएशन के माध्यम से जब हम लाइन में बीच में ब्रेक लगाते हैं, वो आपका सिजोरा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल भी क्या होगा, आपका ए होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस।
यानी पोइटिक लाइसेंस क्या होता है आपको बताना है। तो इसमें क्या होता है कि जब पोइट को, यानी कि जो लेखक होता है, जो पोइट होता है, सॉरी, तो जो पोइट होता है उस पोइट को कोई भी पोएम लिखने के लिए जो उसकी भाषा होती है, उस भाषा को वो कोई सी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज को यूज कर सकता है और उसके बाद में फैक्ट को भी यूज कर सकता है। तो ये उसको उसकी आज़ादी दी जाती है। यानी कि जब कोई भी राइटिंग करता है तो उस राइटिंग के लिए जो उसको लैंग्वेज और फैक्ट्स की जो लिबर्टी मिलती है, उसको आज़ादी मिलती है, वो आपकी क्या कहलाता है? पोइटिक लाइसेंस कहलाता है। यानी कि उसके लिए लाइसेंस दिया जाता है। इस पर मिल्टन ने बहुत सारा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि ऐसे तो हम बहुत सारे पोइट्स और राइटर्स को ख़त्म करते जाते हैं, जिससे कि हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। आगे है द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वॉकिंग माइंड इज कॉल्ड। तो अब ये उल्टी तरफ से पूछ लिया आपसे क्वेश्चन। अभी हमने पूछा था आपसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, टेक्निक। अब उसने क्या किया है कि अब उसने पहले दे दिया है हमें उसका डेफिनेशन दे दिया है पूरा। अब डेफिनेशन से उस टर्म को पूछा है। तो यहाँ पर द अनब्रोकन फ्लो, यानी कि जो जिनमें कोई भी रुकावट ना हो, कोई भी हमारे विचार होते हैं और कोई भी अवेयरनेस, यानी कोई भी हमारे अंदर जानकारी आती है, और वॉकिंग माइंड यानी कि जगते हुए चल रहे हों, यानी कि जगते हुए हमारे दिमाग के अंदर जो हमेशा चल रहे होते हैं, बिना रुके विचार चल रहे होते हैं, उन विचारों को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि ए होने वाला है। क्या होने वाला है फ्रेंड्स? ए होने वाला है। राइट ऑप्शन विल बी ए होगा। तो नेक्स्ट आपका क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाई कैथारसिस। देखो कैथारसिस का मतलब क्या है, यहाँ पर बताएंगे कैथारसिस क्या होता है। ये भी टर्म है आपका। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा आपका डी होगा, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर्स। मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है जब कोई भी स्टेज पर प्ले या ड्रामा जो भी है परफॉर्म किया जा रहा हो, और जब या फिर हम लोग आज के दौर में टीवी शो देखते हैं, तो टीवी पे या मोबाइल पे शो जो देख रहे होते हैं, तो उसमें जब कोई एक ऐसा सीन आ जाता है कि हम उस सीन में जो हमारा हीरो होता है उसके प्रति देख के स्वतः ही हमारी आंखें नम हो जाती हैं और हमारी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं, या बहुत ज़्यादा हम दुखी हो जाते हैं। और दुखी होके उसके लिए हमारे अंदर क्या आती है? एक दया का भाव आता है। क्या आता है? उस के लिए हमारे अंदर, हीरो के लिए, उस पात्र के लिए हमारे अंदर क्या आता है? एक दया का भाव आता है। जो दया का भाव आता है, उस सीन को देखने से हमारे अंदर जो आंसुओं का टपकना होता है, तो वो आपका जो होता है वो क्या होता है? हमारा वहाँ पर कैथारसिस होता है। वो हमारा क्या होता है? कैथारसिस होता है। वो फीलिंग्स क्या होती है आपकी? कैथारसिस कहलाती है वहाँ पर। यानी कि प्यूरिफिकेशंस ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। यानी उसको देख के हमारी जो हम उस पर सहनशीलता दिखाते हैं, तो वो हमारा क्या? कैथारसिस कहलाता है। आप समझ पा रहे होंगे। डी ऑप्शन राइट व्यू। यानी कि एक भावनात्मक शुद्धि होती है जो दर्शक ट्रेजेडी को देखकर दया और भय के माध्यम से अनुभव करता है। द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज। तो ये क्या होता है आपको बताना है। तो ये हमारे लिए क्या होती है कि कल्पना मात्र होती है। यानी डिस्टोपिया का मतलब है कल्पना मात्र है, और वो भी हमारे लिए लाभदायक नहीं होगी, हानिकारक। यानी कि हानिकारक कल्पना, हमारी हानिकारक जो कल्पना होती है, जिसको हम कल्पना कर लेते हैं, तो हमारा अनप्लीजेंट इमेजरी वर्ल्ड कहलाता है। यानी अनप्लीजेंट इमेजरी, यानी कि इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी कि इसका मतलब है हमारा हानिकारक काल्पनिक संसार, इसका मतलब होता है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। यानी कि एक काल्पनिक संसार होता है जो भयावह और निराशाजनक होता है, जिसमें समाज के दोषों की आलोचना की जाती है। व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नॉवेल्स। यानी एक होता है शब्द आपका वर्जुआ का मतलब क्या होता है? वर्जुआ होता है आपका अरिस्टो क्लास, यानी कि जो हाई
आपकी क्लास होते हैं अरिस्टो क्लास, और बाकी जो आपकी ये होता है प्रोलेटेरियन नॉवेल जो होते हैं, जैसे एक होते हैं प्रोलेटेरियन पीपल होते हैं, तो क्लास होती है प्रोलेटेरियन जो क्लास होती है वो हमारी वर्किंग क्लास कहलाती है। यानी कि ये जो नॉवेल जो लिखे जाते हैं तो वो किस पे लिखे जाते हैं, वर्किंग क्लास पे लिखे जाते हैं, जो हमारे वर्कर्स वगैरह की जो ज़िंदगी हमारी होती है, मिडिल क्लास से नीचे होते हैं वर्कर्स जो काम करने वाले होते हैं, उनके ऊपर जो नॉवेल लिखे जाते हैं वो आपके प्रोलेटेरियन नॉवेल कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, वर्किंग क्लास होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे उपन्यास श्रमिक वर्ग के जीवन संघर्ष और अधिकारों को केंद्र में रखते हैं। देखो, एक करेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू द स्टोरी इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा करेक्टर जो पूरी स्टोरी में बिल्कुल चेंज ही नहीं होता, बदलता ही नहीं है, एक जैसा रहता है हमेशा, तो वो आपका क्या कहलाता है, राउंड करेक्टर या फिर डायनेमिक करेक्टर या फिर कैरिकेचर या फिर फ्लैट करेक्टर। जो बदलेगा ही नहीं, बिल्कुल सादा रहेगा, एक जैसा रहेगा, तो वो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैट करेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी डी होने वाला है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्ट वन क्वेश्चन आपका, व्हाट इज क्लोजिट ड्रामा, यानी क्लोजिट ड्रामा क्या कहलाता है। क्लोजिट ड्रामा आप जानते हैं, ड्रामा जो होते हैं मोस्टली आपके परफॉर्म करने के लिए होते हैं, यानी स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए ही होते हैं मोस्टली आपके ड्रामा। बट जो ड्रामा ओनली रीड के लिए होते हैं, केवल पढ़े जाते हैं, उन्हें आपका स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाता है, और बाजी चांस कर भी दिया जाता है, लेकिन मोस्टली वो रीडिंग के लिए ही होते हैं, केवल पढ़े जाते हैं नॉवेल की तरह। तो वो आपके ड्रामा क्या कहलाते हैं, क्लोजेट ड्रामा कहलाते हैं, यानी ड्रामा टू बी रीड, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी कौन सा होने वाला आपका, वी होने वाला है, वी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द करेक्ट टर्म फॉर ए पर्सन ऑफ ए मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज, क्या कहलाते हैं आपके, फिलिस्टाइन कहलाते हैं या फिर बार्बरस कहलाते हैं या फिर एस्थेटिक्स कहलाते हैं या वॉरियर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो दे फ्रेंड्स यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी, वन सेकेंड, राइट ऑप्शन विल बी ए, वो आपके क्या कहलाते हैं, फिलिस्टाइन कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, ए फिलिस्टाइन इज समवन हु इज इंडिफरेंट और हॉस्टाइल टू आर्ट कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यू, यानी कि जो लोग कला संस्कृति के प्रति यानी कि उदासीन या विरोधी होते हैं, ऐसे व्यक्ति आपके क्या कहलाते हैं, फिलिस्टाइन कहलाते हैं, जो असभ्य टाइप में होते हैं। ठीक है, तो ये आपके फिलिस्टाइन कहलाएंगे, इनके विरोधी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।